आज की कहानी गुजरात शहर के सूरत में रहने वाले हिमेश के बड़े भाई के साथ घटी वो सच्ची खौफनाक घटना है जिसे वो लोग आज तक नहीं भुला पाए। आज की कहानी हिमेश के नज़रिए से। हिमेश, नमस्कार दोस्तों। ये घटना 4 साल पहले घटी थी जब हम लोग एक नए बड़े घर में शिफ्ट हुए थे। वो नया घर हमारे पहले घर से बहुत ही बड़ा और सुंदर था। उन दिनों मैं बीए की पढ़ाई कर रहा था। मेरे परिवार में दादा दादी, पापा मम्मी, बड़ा भाई और मैं ही थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। वहीं एक दिन जब मैं शाम के वक्त अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने गया, तभी आधे घंटे बाद माँ ने फ़ोन कर मुझे तुरंत घर लौटने को कहा। माँ की आवाज़ में घबराहट थी। मैं तुरंत घर पहुँचा तो मैंने देखा मेरा बड़ा भाई जिग्नेश ज़ोरों से चीख रहा था, जैसे उसे किसी तरीके का दर्द हो रहा हो। जिग्नेश की हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। पापा और दादा भी उसे मिलकर संभाल नहीं पा रहे थे। पापा ने मुझसे कहा कि मैं तुरंत डॉक्टर को घर बुला लाऊं, पर दादी ने मुझे इशारा कर कहीं भी जाने से मना कर दिया। जिग्नेश चीखता और बेहोश हो जाता। जिग्नेश की चीखें अब भयानक होने लगी थी। माँ जिग्नेश का लगातार सर दबा रही थी और पापा उसके मुंह से निकल रहे झाग साफ कर रहे थे। दादी ने कहा, हमें जिग्नेश को पूजा घर में लेकर चलना चाहिए। ये सुनते ही जिग्नेश जोरों से चीखा। शायद दादी की बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मैं, पापा और दादाजी, हम तीनों जिग्नेश को बहुत मुश्किल से घसीटते हुए पूजा घर के दरवाजे तक लेकर पहुँचे तो हमने देखा पूजा घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बहुत कोशिश करने पर भी अब तो जिग्नेश और भी बुरी तरीके से चीखने लगा। जिग्नेश को संभालना मुश्किल हो गया था, तो हम सब ने मिलकर उसे एक कुर्सी पर बैठाकर रस्सियों से बांध दिया। दादा ने जिग्नेश से सवाल किया, दादा बता कौन है तू? ये बात सुनकर जिग्नेश गुस्से से भर गया। उसका सर और छाती अब भट्टी की तरह तपने लगे। अब तो जिग्नेश को संभालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। दादाजी ने फिर जिग्नेश से सवाल किया, दादाजी बता कौन है तू? इस बार जिग्नेश गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। दांतों के पीसने की आवाज़ मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। जिग्नेश के बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। ये सब देख माँ ने तो रोना शुरू कर दिया। माँ, मेरे बच्चे को इसकी नज़र लग गई। हे भगवान, इसे पहले जैसा ठीक कर दो। आखिर में जिग्नेश ने अपनी ज़बान बाहर निकाली, जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की ज़बान खींचकर इतनी लंबी हो सकती है। दादाजी ने फिर अपनी बात को गुस्से से दोहराया, दादाजी बता कौन है तू? कहाँ से आया है? इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहाँ से भी तू आया है वहीं लौट जा। बदले में तू जो भी मांगेगा हम तुझे देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दे तू। ये सुनते ही जिग्नेश अपना आपा खो बैठा। वो और भी ज़ोरों से चीखने और चिल्लाने लगा और फिर वो बेहोश हो गया। जिग्नेश होश में आता तो उसे संभालना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो जाता। माँ से बड़े भाई की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए वो घर के पास वाले मंदिर में पूजा करने चली गई और वहाँ से लौटते वक्त वो अपने साथ पवित्र राख ले आई। जिग्नेश के रोने चीखने की आवाज़ें सुन हमारे घर के पास में रहने कुमार अंकल हमारे घर में आ गए। जिग्नेश उनके सामने भी उसी तरीके से हरकत किए जा रहा था।
जब माँ ने पवित्र राख जिग्नेश के माथे पर लगाई तो वो थोड़ा शांत हो गया। दादी ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद जिग्नेश का रूप और भी भयानक हो गया। उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया, आंखें लाल सुर्ख हो गई। ये मेरा भाई जिग्नेश नहीं था, ये तो कोई और ही था। वो हर किसी को काटने को दौड़ रहा था और फिर अपना मुंह नोचने की कोशिश भी कर रहा था। माँ ने फिर से उसके माथे पर मंदिर से लाई हुई पवित्र राख लगा दी और फिर जिग्नेश शांत हो गया और रोने लगा। जिग्नेश, माँ, पिताजी, मुझे बहुत घुटन हो रही है। जिग्नेश रोते रोते हंसने लगा और वहाँ मौजूद सब लोगों को ऐसे घूरने लगा जैसे हाथ खुलते ही वो सबको जान से मार देगा। हमारे घर में जैसे एक मनुष्य सी छा गई थी। जिग्नेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी कि माँ और पापा को छोड़ सब अपना मुंह ढक कर घर से बाहर निकल आए। वहीं जिग्नेश पागलों की तरह जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगा। वहीं कुमार अंकल ने दादाजी से कहा, कुमार अंकल, आपके पोते पर किसी काले साए ने कब्जा कर लिया है। मैं एक पंडित जी को जानता हूँ जो आपके पोते को उस काले साए से छुटकारा दिलवा सकते हैं। दादाजी तुरंत कुमार अंकल के साथ उन पंडित जी को लेने चले गए। वहीं मैंने और पापा ने भाई को उनके कमरे में बंद कर दिया। भाई के कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। मैंने भाई के कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि भाई ही औरत की आवाज़ में रो रहे थे। वहीं 1 घंटे में दादाजी उन पंडित जी के साथ घर लौटे। पंडित जी ने भाई को देखा और फिर उसके ऊपर गंगा जल छिड़का और उससे सवाल किया, पंडित जी, पता कौन है तू और तूने इस लड़के के शरीर पर क्यों कब्जा करके रखा है? जिग्नेश एक औरत की आवाज़ में बोला, जिग्नेश, ये घर मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। इन लोगों ने मेरे घर में आकर अच्छा नहीं किया। मैं अब इनके बेटे को नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। और ये कहकर वो जोरों से हंसने लगी। उस दुष्ट आत्मा की हंसी सुन हम सब बुरी तरीके से कांप गए। वो दुष्ट आत्मा अपने पूरे रूप में आ गई। घर का सारा सामान हवा में एक एक कर उड़ने लगा। हम सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी पापा ने उस आत्मा के सामने हाथ जोड़कर कहा, तू जो कहेगी हम वो करेंगे, बस तू मेरे बेटे को छोड़ दे। इस पर उस आत्मा ने कहा, मैं इस लड़के को तभी छोड़ूंगी जब तुम लोग शेखर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे। पापा ने उस आत्मा से कहा, हम हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के चले जाएंगे, ये हमारा वादा है। पंडित जी ने उस आत्मा से कहा, अब इस लड़के का शरीर छोड़ दे। आत्मा ने तुरंत ही जिग्नेश का शरीर छोड़ दिया। फिर पंडित जी ने हम सबको गले में पहनने के लिए अभिमंत्रित धागे दिए ताकि वो आत्मा फिर से हम में से किसी के शरीर पर कब्जा ना कर सके। हम लोग वादे के मुताबिक 2 दिन के अंदर वो घर छोड़कर वापस अपने पुराने छोटे घर में शिफ्ट हो गए। आज भी वो भयानक घटना हमारे दिल और दिमाग में इस कदर ज़िंदा है कि जब भी हम उस घटना के बारे में सोचते हैं तो डर से कांपने लगते हैं। आप लोगों से फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही डरावनी सच्ची घटना के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।